बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जून 2022 और आज की इस वीडियो में 1 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि इस श्रृंखला के सारे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो यहाँ पर आप डेली बेसिस पर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो हमारा केंद्रित होगा इन सारे टॉपिक पर होगा। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अनुसार बिहार सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में दूसरे स्थान पर है। हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बिहार में बनकर तैयार हुआ है। साथ ही टोक्यो कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन बनी है आईबीए की अध्यक्ष। आगे हम लोग देखेंगे एसबीआई के अनुसार यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट यानी कि विकास दर जो होगी ये 8.2 से 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 जो आयोजित हुआ ये दिल्ली में आयोजित हुआ। आगे हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल 33 पदक अपने नाम किया, जो कि 33 पदक के साथ भारत शीर्ष स्थान पर रहा था पदक तालिका में। साथ ही हम लोग यहाँ पर यह चर्चा करेंगे आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप और पर्पल कप किस खिलाड़ी को दिया गया। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक पार्क चान वुक को दिया गया। और हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे भारत डाक ने यानी कि भारतीय डाक ने पहली बार ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाया। संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। कंप्लीट जानकारी यहां से आपको दी गई थी। तो पश्चिम बंगाल की प्याली बसाक जो कि माउंट एवरेस्ट करने वाली पहली ऐसी भारतीय महिला बनी है जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। दूसरी प्रयास में यह सफल हुई। तो राइट आंसर था यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च हुआ है। आप यहाँ पर इसको इमेज में देख रहे हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर पाएंगे। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में जारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में बिहार किस स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो राइट आंसर होगा बिहार इस मामले में, यानी कि सड़क हादसा में होने वाले मौत के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि हाल ही में जारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना का जो दर है ये 78 यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है, जो कि साथ ही बिहार में पिछले 4 वर्षों में सड़क हादसे से होने वाली मौत में 15% की वृद्धि भी दर्ज की गई। ये रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई है। तो ये आंकड़े ध्यान रखिए। पिछले 4 वर्षों की बात किया जाए तो अभी ये जो रिपोर्ट जारी हुआ इसमें 15% की वृद्धि दर्ज की गई। तो आपको ध्यान रखना बिहार इस मामले में 78 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं पे पहले और हम तीसरे स्थान की बात करें तो मिजोरम में जो दुर्घटना दर है ये 79 है। तो 79 अंक के साथ मिजोरम पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान की बात किया जाए तो 75 अंक के साथ पंजाब इस रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर है। संबंधित सारी जानकारी को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। हम यहाँ पर चलेंगे आज की इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के किस छात्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीरज कुमार जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय या फिर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। अब इन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में पौधारोपण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया, स्लम क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा, कोविड जैसी महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एक स्वयंसेवक को मास्क वितरित करना और साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण आदि कार्यों के लिए नीरज कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सारे क्षेत्रों में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है नीरज कुमार। ये यहाँ से ध्यान रखिए। बिहार में शिक्षा की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ पे आपके एग्जाम में बनेंगे
जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईसी सिंह और राजहंस सिंह को नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हाल ही का न्यूज है जो आपको ध्यान रखना है। बिहार में शिक्षा की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए, एजुकेशन हब की बात किया जाए तो पटना जिला एजुकेशन हब जो कह सकते हैं बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है पटना, जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो राजधानी के अलावा दूसरा स्थान बना था दरभंगा, यानी कि दरभंगा बिहार में दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है और दरभंगा में ही राज्य का दूसरा तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। ये संबंधित जानकारी हमने रेगुलर आपको दिया है, तमाम चीजों को आपको इसी तरह से याद रखना है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार में भी हाल ही में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया। इस प्रश्न के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि राजधानी पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु को कभी एशिया के सबसे बड़े नदी पुल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी हाल ही में इस पुल के नाम एक नया रिकॉर्ड बनाया गया या फिर इस पुल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल महात्मा गांधी सेतु के नए रूप में 5.57 किलोमीटर तक 2 लेन का निर्माण किया गया जो कि स्टील से बना हुआ है और यह भारत का अब तक का सबसे लंबा स्टील ब्रिज होने का रिकॉर्ड इसके नाम दर्ज हुआ है, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं। दरअसल महात्मा गांधी सेतु की जर्जर स्थिति होने के बाद नवंबर 2017 में स्टील ब्रिज बनाने का निर्णय लेने के बाद काम शुरू हुआ था। और यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखें, इस सेतु के पूर्वी लेन का जो शुभारंभ जो होगा 7 जून को केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा, 7 जून 2022 को। ये जानकारी यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी जो लंबाई है ये 5.57 किलोमीटर है और ये 2 लेन में इसका निर्माण हुआ है और ये अब तक का वर्तमान समय की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है जिसका निर्माण बिहार में हुआ है गंगा नदी पर। अगला होगा यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल बनाने की मंजूरी दी है? ये मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया है और इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है और इसके तहत रक्षा मंत्रालय देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में उत्तराखंड के रानीखेत में एक उप कार्यालय स्थापित करेगा। इसका जो हेडक्वार्टर होगा या फिर जो इसका कार्यालय होगा ये कह सकते हैं देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, यहीं पर स्थापित किया जाएगा, जबकि इसका जो उप कार्यालय होगा ये रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हम बात करें रक्षा संपदा सर्किल का उद्देश्य क्या है, इसे बनाने को जो मंजूरी दिया गया इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उत्तराखंड के लिए एक नए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना जीवन में सुगमता और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को लोगों को करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जिसको लेकर अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मंजूरी दिया गया। आपको ध्यान रखना अभी हाल ही में इसका मतलब कह सकते हैं मंजूरी दिया गया उत्तराखंड राज्य के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड। अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस एथलीट को आईबीए एथलीट समिति की अध्यक्ष बनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लवदिना बोर्गोहेन। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि टोक्यो कांस्य पदक विजेता लवदिना बोर्गोहेन को आईबीए की एथलीट समिति अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये ध्यान रखिए, आप यहाँ पर लवलिना बोर्गोहेन को इस इमेज में भी देख सकते हैं, जो टोक्यो 2020 आयोजित हुआ था 2021 में जापान में। इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक अपने नाम किया है। दरअसल यहाँ पे इस प्रश्न पे हम फोकस करें तो आपको बता दूं कि लवलिना बोर्गोहेन ने 2022 महिला विश्व चैंपियनशिप के लिए हुए चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट प्राप्त किए और इस प्रकार वे आईबीए की एथलीट समिति के निदेशक मंडल में अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। ये यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पे बात है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की, यानी कि आईबीए की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलिन और इसकी जो स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की ये 1946 में हुई थी। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, हालांकि ये जानकारी हमने पहले भी आपको दिया है। आपको कमेंट करके बताना है कि लवलिना बोर्गोहेन किस राज्य की रहने वाली या फिर इनका संबंध किस राज्य से है, किस राज्य की ये निवासी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को इसकी सटीक जानकारी पता है। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आप लोगों ने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के छठे प्रश्न पे, ये छठा प्रश्न है कि हाल ही में एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है। यह अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया मई 2022 में। हाल ही का ये प्रश्न है, 2-3 दिन पहले का एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा इसके आधार पर हम बात करें
तो 8.2 से 8.5% ये रहने का अनुमान लगाया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8.2 से 8.5% का अनुमान एसबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगाया गया। आपको बता दूं कि भारतीय स्टेट बैंक के शोध पत्र इको रैप के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.2 से 8.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। ये यहाँ से ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे एसबीआई अर्थात भारतीय स्टेट बैंक की। इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर हमने 2 पॉइंट में लिखा है। इसकी स्थापना कैसे हुई, तमाम जानकारी यहाँ पर आप देखेंगे। ये स्थापना कब हुई, कैसे हुई। आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद, यानी कि आज़ादी 1947 में भारत को मिली थी और इसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक को, उस समय जो बैंक था सम्मिलित तौर पर इंपीरियल बैंक के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो 1955 में इंपीरियल बैंक को भारत के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिग्रहित किया गया, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 लाया गया था और इसके तहत 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया और यह 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक को 1 जुलाई 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। एक प्रश्न ये भी आपके एग्जाम में बनता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखना आपको। अगला होगा हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया या फिर कहाँ आयोजित किया गया। ये तीसरा संस्करण था ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 में। इसका राइट आंसर होगा, इसका आयोजन अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में शुरू किया गया और इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की, आपको ध्यान रखना है मानवता के लिए लाभप्रदता इसकी 2022 में थीम थी। ये थीम इसकी रखी गई थी या फिर निर्धारित की गई थी और यह आयोजन दुनिया को ऑर्गेनिक के क्षेत्र में काम दिखाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है, जिस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष और यह भी हाल ही में 2022 में दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य प्रमाणिक जैविक उत्पादों और जैविक उत्पादन प्रणालियों के क्षमता विकास के माध्यम से लागत को कम करना और अस्थायी उत्पादकता प्राप्त करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसे कह सकते हैं आयोजित किया गया। अगला होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक हासिल किए हैं या फिर भारत को कितना पदक हासिल हुआ है। ये प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने यहाँ पर जूनियर विश्व कप 2022 से इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में 33 पदक अपने नाम किया। हालांकि ये पिछले वर्ष के मुकाबले यानी कि पिछला संस्करण के मुकाबले यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन आपको ध्यान रखना भारत इस 33 पदक के साथ पदक तालिका में भी शीर्ष स्थान पर है। संबंधित जानकारी आपको बता दूं कि हाल ही में जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और कांस्य पदक सहित कुल 33 पदक जीते। यानी कि इसमें 33 पदकों में से 13 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 33 यानी कि 33 पदक भारत ने अपने नाम किया और इसमें भारतीय दल का नेतृत्व निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने किया था। इस तरह के भी प्रश्न कई बार हमने देखा है कि एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना इस प्रतियोगिता में भारतीय दल का जो नेतृत्व किया गया था निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी के द्वारा किया गया था और इस प्रतियोगिता में भारत के बाद 4 स्वर्ण पदकों के साथ इटली दूसरे स्थान पर रहा। इस पॉइंट का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भारत इस मामले में पहले स्थान पर रहा, यानी कि भारत ने 13 स्वर्ण पदक जीता, कुल 33 पदकों के साथ भारत इसमें पहले स्थान पर रहा। वहीं पर दूसरे स्थान की बात करें तो इटली इस मामले में या फिर इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। पिछले वर्ष की बात किया जाए तो वर्ष 2021 में ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने 17 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदक सहित कुल 47 पदक हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष पर था। यानी कि पिछले वर्ष से इसका कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज्यादा कम है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में दिल्ली सीमा शुल्क ने निगाह परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरुग्राम। ये गढ़ी हरसरू गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की है। आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली के मुख्य आयुक्त सुरजीत भुजबल ने गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में निगाह परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है आप यहाँ पर आगे जानेंगे। इस परियोजना या फिर इस पहल का उद्देश्य ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल का उपयोग करके कंटेनर को ट्रैक करने की एक पहल है और यह सीमा शुल्क के लिए लंबे समय से खड़े कंटेनरों में तेजी लाने और समय पर निगरानी करने में मदद करेगा, जिसके माध्यम से यहाँ पर लंबे समय तक कंटेनरों को खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी पहल को लेकर अभी हाल ही में निगाह परियोजना की शुरुआत की गई है यहाँ पर गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में। अब उदाहरण ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 की उपविजेता टीम कौन है? तो आईपीएल 2022 में आपसे जानते हैं कि गुजरात टाइटंस विजेता टीम रही। वहीं पे प्रश्न हमने पूछा है कि उपविजेता टीम कौन रही, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान रॉयल। आपको बता दूं कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित आईपीएल के 15वें सीजन की विजेता गुजरात टाइटंस रही, जिसने कि राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया। पहली बार गुजरात टाइटन आईपीएल खेल रही थी 15वें सीजन में। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो गुजरात टाइटन टीम है इसकी जो कप्तान यानी कि किसकी कप्तानी में ये गुजरात टाइटन ने पहली बार खिताब को अपने नाम किया, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो हार्दिक पांड्या की अगुवाई में कह सकते हैं गुजरात टाइटन इस खिताब को अपने नाम की है। आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें शामिल की गई थी, जिसमें एक गुजरात टाइटंस था और दूसरा था लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये दोनों जानकारी भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इस आईपीएल के 15वें सीजन में ऑरेंज कप का खिताब किसे दिया गया। ऑरेंज कप का खिताब उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाते हैं। तो सर्वाधिक रन 863 रन बना इस टूर्नामेंट में। यहाँ पे हम एकल रन की बात कर रहे हैं, बतौर एक खिलाड़ी के तौर पर जो एकल रन होता है खुद का, यानी कि जॉस बटलर जो कि राजस्थान रॉयल टीम के कह सकते हैं खिलाड़ी हैं, इन्होंने सर्वाधिक 863 रन बनाया और ये ऑरेंज कप की दावेदारी पेश की। इन्हें ऑरेंज कप से सम्मानित किया गया। वहीं पर अगर हम बात करें पर्पल कप की, तो पर्पल कप सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये मिला है राजस्थान रॉयल के युजवेंद्र चहल को, जो कि 17 विकेट इस टूर्नामेंट में अपने नाम किया था। ये जानकारी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में आयोजित 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्क चान वुक को भी हाल ही में 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक चुना गया। आपको बता दूं कि 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में दक्षिण कोरिया के पार्क चान वुक को इस साल का सर्वश्रेष्ठ निदेशक चुना गया है। ये जानकारी यहाँ से देखें, दक्षिण कोरिया के निदेशक है जिसे अभी हाल ही में 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक चुना गया है। इस सम्मान को हासिल करने वाले वे दक्षिण कोरिया के दूसरे फिल्म निदेशक हैं। इससे पहले की बात करें तो वर्ष 2002 में चिहवासन के लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता इम कोन ताक को यह सम्मान दिया गया था। यानी कि इस प्रकार से ये पार्क चान वुक ऐसे दूसरे निदेशक हैं दक्षिण कोरिया के जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी आपको दिया है। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट हमने ये ऐड किया है कि इसके अतिरिक्त फिल्म होली स्पाइडर के लिए जर अमीर इब्राहिमी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है और साथ ही दक्षिण कोरियाई फिल्म के अभिनेता सोंग हांग हो ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया है। तो यहाँ से ये कैटेगरी भी ध्यान रखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। जानकारी यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में पहली बार ड्रोन से पार्सल पहुंचाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात में। इसका जो ट्रायल किया गया ये गुजरात में किया गया। आपको बता दूं कि भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाया है और इस ड्रोन ने 25 मिनट में 46 किलोमीटर की दूरी तय की। आपको ध्यान रखना गुजरात के यहाँ पर कच्छ जिले में ये ड्रोन की मदद से ये डाक पहुंचाया गया था। ये जानकारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। एक बात बता दूं कि करंट अफेयर्स का जो नया कोर्स बीपीएससी मेकर ऐप पर अभी हाल ही में चालू हुआ है, तो आप लोग इसे 68वें बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ पर आप अगर इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। हम यहाँ पर चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कौन से फिल्म महोत्सव में किस पाकिस्तानी फिल्म को जूरी पुरस्कार प्रदान किया गया? संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी मेकर ऐप पर, आप लोग इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।